Good morning, students. I am Kranti Singh, Assistant Professor of Political Science, welcoming you again in Chapter 7, Video Lecture 2nd, which is on party system in India, national and regional political parties. जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने क्या क्या कर लिया है। जैसे कि मैं एक बार फिर से एक ग्लिम्पसेस देना चाहूँगी। हमने इंट्रोडक्शन पे बातचीत की थी, उसके बाद हमने डेफिनेशंस पे को कवर किया था। फिर राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ है, स्वतंत्रता से पहले कौन से राजनीतिक दल थे, स्वतंत्रता के बाद कौन से राजनीतिक दल आए हैं। उसके बाद जो है हमने जो है एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था। वो थी कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनते हैं, राष्ट्रीय दल जो होते हैं जिनकी संख्या 8 है, उनको बनने की कौन कौन सी शर्तें हैं। तो हमने 3 शर्तों पे डिस्कशन किया था। इन 3 शर्तों में जो तीसरी शर्त थी वो राज्य पार्टी का दर्जा पाने के लिए शर्त की थी। तो हमने फिर उसके बाद ये डिस्कस किया था कि राज्य पार्टी कौन सी होती है और इनको बनने की कौन कौन सी शर्तें होती हैं। आज ये आगे लेक्चर करने से पहले मैं आपको बार बार पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वीडियो लेक्चर पार्ट 1 वाला आप जरूर से जरूर देखें। आज हम पार्ट 2 वीडियो में बताने वाले हैं कि कुल जो 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी खासियत क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि इनसे एमसीक्यू के क्वेश्चंस बहुत बार, कई बार और रिपीटेडली बार बार पूछे गए हैं। अगर हम पहला जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करें, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो पूरे जिनका प्रभाव पूरे देश में देखा जाता है, जो बड़ी पार्टियां हैं, तो वो कुल 8 हैं। आपकी बुक में 7 दे रखा होगा, कईयों में 6 दे रखा होगा। तो ये जो नया वर्जन है, नई बुक है, आप प्लीज़ नोट्स बना लें इसके, क्योंकि अगर मैं कभी क्लासेस लगती हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ या एग्ज़ाम में आता है, तो आप प्लीज़ ये ना कहें कि मैम ने करवाया नहीं है, आप क्योंकि हमारी बुक में नहीं था ऐसा कुछ। तो आप इसका अभी से नोट्स बना लें। अगर आपकी बुक में नहीं है, आपकी अगर 1 साल भी पुरानी बुक है, तो आपको उसके अंदर ये सब नहीं मिलेगा। तो बात करें अगर हम कुल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की अगर बात करें, तो पहला राष्ट्रीय राजनीतिक दल हम लेने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिसे बीजेपी भी कहा जाता है। इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे। 6 अप्रैल 1980 को इन्होंने बीजेपी की स्थापना की थी। इसका जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल है। इस तरह का ये चुनाव चिन्ह जो है दिखता है, तो ये आप ध्यान रखें। कई बच्चे लास्ट से लास्ट एमसीक्यू में पूछा गया था कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो वो आप ठीक करें, उसमें किसी तरह की गड़बड़ ना करें आप। उसके बाद जो है मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट्स की, इट्स रियली सीम्स वेरी टफ। ओके, उसके बाद जो है कमल के हाँ, फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता है। जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका जो मूल देखा जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुआ करते थे 1951 में। उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया था, और भारतीय जनसंघ ही आगे जाकर 1977 में जब आपातकाल खत्म होता है, इंदिरा गांधी सरकार गिर जाती है और जब नए इलेक्शन होते हैं, तो एक जनता पार्टी बनती है, जिसे मैंने कांग्रेस ओ बताया था। अगर आप फर्स्ट वीडियो इलेक्शन देखेंगे तो कांग्रेस ओ और जनसंघ, जो भारतीय जनसंघ है, मिलकर जनता पार्टी का निर्माण करते हैं और अन्य दलों के साथ ही विलय करते हैं और सरकार चलाते हैं, और 3 वर्षों तक सरकार चलती है 1980 तक। जनता पार्टी जो 1980 में जाकर जनता पार्टी विघटित हो जाती है, और ये जो पूरा जो जनसंघ था, इसके पचिन्हों पर चढ़ने वाले, इसकी विचारधाराओं को मानने वाले, उन्होंने फिर से जनसंघ को पुनर्संयोजित करते हुए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, बीजेपी का निर्माण किया। हालांकि शुरुआत में इसमें काफ़ी असफलताएं इसको देखने को मिली, इस पार्टी को, लेकिन 1984 के आम चुनाव, जैसे कि 1980 के जो आम चुनाव हुए थे, 1984 के आम चुनाव में हुए थे, बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय इनका योगदान, या फिर ये कह सकते हैं कि ये पार्टी बहुत बड़े स्तर पर नहीं जीती थी। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ा उभार आता है फरवरी मार्च 1998 में, जब 12वीं लोकसभा चुनाव हुए थे। तो 12वीं लोकसभा चुनाव के बाद जो है
भाजपा के गठबंधन के अधीन चुनाव लड़े गए, जिसमें 258 इसे स्थान प्राप्त हुए थे गठबंधन को, जिसे एनडीए कहते हैं, और भाजपा को उसमें से 182, जो कि सबसे बड़ा दल था एनडीए का, 182 मिलते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गठबंधन सरकार बनती है। लेकिन ये सरकार जल्दी ही गिर जाती है, क्योंकि जोड़ तोड़ पर बहुमत तो पर संपूर्ण मिला नहीं था, तो जोड़ तोड़ पर आधारित थी। तो 19 इस तरह से एक इतिहास रहा है बीजेपी का। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी एक बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते, फिर 13 महीने के लिए बनते हैं, फिर फाइनली 13 अक्टूबर 1999 को भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार जो है एक स्थायी सरकार दे पाती है, और 2004 तक जो है ये सत्ता में रहती है। उसके बाद ये इनका कोई उल्लेखनीय, हालांकि विपक्ष पार्टी के तौर पर ही उल्लेख इनका देखने को मिलता है 2014 तक। उस 2014 से लेकर 2021 तक अभी तक जो है बीजेपी की सरकार है, जो कि बहुत बड़े जनमत के साथ आई है, बहुत बड़े एक जन आधार के साथ, बहुमत के साथ आई है, जो कि अभी तक बीजेपी को कभी नहीं मिला था। तो अगर भाजपा की कथित विचारधारा की बात करें, तो ये एकात्म मानवतावाद में विश्वास रखती है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। दीनदयाल उपाध्याय से आपको ध्यान हो तो मोदी सरकार जब सत्ता में आती है तो बहुत सारी योजनाओं का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर देती है, क्योंकि वो जो एकात्म मानववाद की विचारधारा बीजेपी पार्टी ने ली थी, वो दीनदयाल उपाध्याय से ली थी। तो एक उनको सम्मान देते हुए ये उन्होंने अपनी योजनाएं इनके नाम पर रखी थी। पार्टी जो है हिंदुत्व के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करती है, और नीतियां ऐतिहासिक रूप से हिंदू राष्ट्रवाद की पक्षधर रही है। इसकी विदेश नीति राष्ट्रवादी सिद्धांतों पर केंद्रित रही है, यानी कि राष्ट्रवाद सर्वोपरि, हिंदुत्व सर्वोपरि रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष संवैधानिक दर्जा खत्म कर देना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना, सभी भारतीयों के लिए समान नागरिकता कानून लेकर आना, ये भाजपा के मुख्य मुद्दे रहे हैं। और इससे झलकता है कि वो हिंदुत्व की तरफ बहुत अधिक जो है बहुत अधिक प्रतिबद्ध दिखाई देती है। अगर अन्य नीतियों और कार्यक्रमों की बात करें, तो वही जनरल से नीतियाँ और कार्यक्रम है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्तर को सुधारना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, राज्यों में आपसी संबंध अच्छे होना। इसी वजह से नीति आयोग भी लेकर आया गया था 1 जनवरी 2015 को, कि राज्यों की और केंद्र सरकार के बीच संबंध ज़्यादा घनिष्ठ हो सकें। लोकपाल के लिए भी कहते हैं, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। महिला सशक्तिकरण की बात करती है बीजेपी, न्याय प्रणाली में सुधार की बात करती है, विदेशी संबंधों को प्रोजोर करने की बात करती है, मीडिया को नियंत्रण मुक्त करने की बात करती है। ये इनकी विचारधाराओं में है। इनका जो मैनिफेस्टो था 2014 के इलेक्शंस का, उस मैनिफेस्टो में ये 5-6 बातें कही गई थी, ये 7-8 बातें जो भी मैंने बताई है कही गई थी। इसके अलावा इसमें और भी जैसे सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों के लिए सुविधाएं, पंचायती राज को मजबूत करना, खेलों में मजबूती लेकर आना। तो इस तरह से कुछ जुमले भी, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, इस तरह के जुमले लाकर, और ये जो 15-16 नीतियाँ और कार्यक्रम मैंने बताई, ये लाकर बीजेपी सरकार जो है कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को और पुख्ता करने का प्रयास कर रही है, यानी कि हिंदुत्व प्लस में सामाजिक विचारधारा को लेकर, आर्थिक विचारधारा को लेकर भी आगे बढ़ रही है। दूसरी अगर बड़ी पार्टी की बात की जाए, जो फिलहाल जिसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिन्होंने देश पर बहुत लंबे समय से जो है शासन किया है, बहुत बड़े बड़े और महान प्रधानमंत्री भारत को दिए हैं, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। आपने अपने 8th और 10th की बुक्स में भी पढ़ा होगा कि कांग्रेस की स्थापना कैसे और क्यों की, A.O. ह्यूम। इसके अलावा दिनेश वाचा, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक सदस्यों में हैं। इसकी अगर स्थापना वर्ष की बात करें तो 28 दिसंबर 1985 इसका स्थापना दिवस है। चुनाव चिन्ह की बात करें तो हाथ का निशान इनका चुनाव चिन्ह है। तो ये आपको मोटी मोटी बातें जरूर याद रखनी है। उसके बाद अगर हम आए जैसे इनकी नीतियाँ और कार्यक्रम और थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर देखें, तो 19वीं सदी के आखिर में, 19वीं सदी यानी कि लगभग 1885 के आसपास, और शुरुआत से लेकर मध्य 20वीं सदी में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने 1.5 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदारी निभाती रही है। ये इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। 1945
1885 से लेकर और जो 1947 तक जो कांग्रेस का योगदान रहा है, जो महान नेता चाहे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे महान, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत सारे ऐसे महान जो नेता दिए हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं, वो कांग्रेस से निकल कर आए थे। लेकिन जब 1947 की स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे ऐसे नेता थे कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए, कांग्रेस के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो चाहते थे कि पार्टी को खत्म कर दिया जाए, जैसे कि महात्मा गांधी। अब उनका मानना था कि जो कांग्रेस बनी थी जिस उद्देश्य के लिए, स्वतंत्रता के लिए, वो पूरा हो गया है। अब बागडोर जो है लोगों के हाथ में होनी चाहिए, पार्टी को भंग कर दिया जाना चाहिए। तो कुछ नीतियाँ कुछ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, कुछ और भी जैसे सरदार पटेल, कुछ ऐसे बड़े बड़े नेता थे जो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को इस तरह से ख़त्म करके, वो चाहते थे कि आगे जो भारत को आगे लेकर जाना, स्वतंत्रता के बाद वास्तव में सबसे कड़ा दौर होगा जब वो अकेले होंगे, उनके ऊपर कोई ब्रिटिश सेना या कोई नहीं होगा, तो उन्हें खुद ही अपने देश की बागडोर संभालनी है, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की बातें करनी है, तो विकास की तरफ लेकर जाना है भारत को। तो ऐसे में कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद भी कायम करने की बात कही, और 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। आज़ादी से लेकर 2014 तक 16 आम चुनाव में से कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है, जो कि एक बड़ी बात है। 4 में वो सत्तारूढ़ गठबंधन जो मैंने बताया है, जिसे यूपीए भी कहते हैं, आगे भी मैं इस चीज़ को बताऊंगी। एनडीए जो है वो बीजेपी उसमें सबसे बड़ा दल है और अन्य घटक दल हैं, और जो यूपीए है उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, अन्य घटक दल हैं। तो 4 में वो सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया है, यानी यूपीए के तौर पर वो सत्ता में आई है। कुल 49 वर्षों तक वह केंद्र सरकार का हिस्सा रही है। भारत में कांग्रेस के 7 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू रहे थे, जो 1947 से 1964 तक थे। फिर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 थे। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस ने आज़ादी से अब तक का सबसे खराब आम चुनावी प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने 543 में से लोकसभा की केवल 44 सीटें मिली, और उन्हें एक मजबूत विपक्षी पार्टी होने का और विपक्षी नेता चुने जाने का हक भी खोना पड़ा। तो ये भी एक देखने को मिलता है। अगर हम कांग्रेस की नीतियों की बात करें, कार्यक्रम की बात करें, तो नीतियाँ और कार्यक्रम में मैं वही बताना चाहूँगी कि बहुत सारी नीतियाँ, कार्यक्रम 2014 के अगर उनका मैनिफेस्टो देखा जाए तो राष्ट्र निर्माता जो है, राष्ट्र निर्माण के लिए मजदूरों को मजबूत करना, बच्चों, वृद्धों, महिलाओं आदि को मजबूत करना, आर्थिक विकास करना, रोजगार, बैंकों में खाता खुलवाना, स्वास्थ्य का अधिकार देना, लोगों को शिक्षा देना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के विकास की बात करना, अन्य पिछड़ी जातियों के विकास की बात करना, बच्चों को संरक्षण देना, विकास देश का करना, शहरीकरण हो चाहे वो किसी भी प्रकार का, पर्यावरण की रक्षा करना, इनके एक मुख्य नीति और कार्यक्रमों में से एक है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, ग्रामीण विकास, खेलों को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये सारे जो है इनके मुख्य कार्यक्रम और नीतियाँ जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखी थी। तो ये 16-17 नीतियाँ जो है लगभग सेम है हर एक पार्टी की, तो वो आपके बुक में अंडरलाइन पेजेस है, उसमें से आप कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय दल, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI जिसे बोलते हैं। इसके संस्थापक मानवेंद्र नाथ रॉय थे, जिसे आप BA सेकेंड ईयर में इंडियन थिंकर्स में पढ़ने वाले हैं, 4th सेम में। इन्होंने 26 दिसंबर 1925 को जो है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, जिसका चुनाव चिन्ह है दराती और गेहूं की बालियां। यहाँ देख सकते हैं आप, गेहूं की बालियां हैं और ये दराती है। अगर हम CPI की बात करें, CPI जो है विचारधारा पर आधारित एक पार्टी है। डी राजा जो है वर्तमान में इसके महासचिव हैं। अब ये विचारधारा पर आधारित पार्टी कैसे है, इसका एक इतिहास रहा है। जैसे कि अपने गठन के बाद से देश की आज़ादी तक भाजपा की राजनीति में वैसे तो कई उतार चढ़ाव आए हैं। इसने एक समय कांग्रेस का भी साथ दिया, महात्मा गांधी के लेकिन विरुद्ध भी प्रतिक्रिया दी, अतः इन्हें प्रतिक्रियावादी की संज्ञा भी दी जाती है CPI CPM को, क्योंकि कांग्रेस और महात्मा गांधी के साथ इनका ज़्यादा मेलजोल नहीं था। फिर उनके साथ मिलकर काम भी किया है आगे
जाकर दोबारा उनसे अलग होकर उनकी राजनीति का विरोध भी किया है, क्योंकि विचारधाराओं पर आधारित इनकी राजनीति रही है। अगर इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता है तो ये जिस व्यक्ति का समर्थन करते हैं तो उसकी गलत नीति होने पर वो उसका विरोध भी कर सकते हैं। ये इस तरह की मजबूत विचारों वाली पार्टी के तौर पर जानी जाती है। इसी वजह से इस पार्टी का एक आलोचना भी की जाती है कि ये अपने विचारधारा से इतनी ज़्यादा मूल स्तर पर जुड़ी हुई है कि ये समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जनाधार खोती जा रही है। देखिए, महात्मा गांधी और कांग्रेस का विरोध एक समय इतना बढ़ गया था कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश शासन का समर्थन कर डालने की बात कही, और पहले आम चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार भी नहीं रहा, ये भी देखा गया। तो ब्रिटिश शासन का समर्थन करने का, देखिए वैसे तो बहुत सारे अन्य भी पार्टीज थी, अन्य भी दल थे जिन्होंने किया था, लेकिन ये जो है कांग्रेस की नीतियों के बहुत अधिक खिलाफ रहे हैं, और इनका इस असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इनका जो ये नकारात्मक चरित्र बन गया था, ये इन्हें भुगतना भी पड़ता है। पहले आम चुनाव में इनका बहुत अधिक प्रभाव नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी 16 सीटों पर ही जीतती है और एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरती है। भाकपा ने, देखिए सीपीआई को छोटे शब्दों में, सीपीआई का अगर बात करूं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी इसको हिंदी में कहते हैं, तो भारतीय का भा, कम्युनिस्ट का क और पार्टी का पा लेने के बाद भाकपा बनता है। तो कई बार सीपीआई को भाकपा भी कह दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो भाकपा ने खासतौर पर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बीच अपनी स्थिति बहुत मजबूत की हुई है। आज भी देखेंगे कि मजदूर दल जो है, बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के जो मजदूर यूनियन बनी हुई है, वहाँ पर इस पार्टी की विचारधारा की बहुत अधिक पैठ है। निचले स्तर पर ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली ये पार्टी है। इसके मजदूर संगठन जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कांग्रेस जो है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है, उसमें मजदूरों के बीच इनकी बहुत अच्छी पैठ है। लेकिन अगर देखा जाए तो शुरुआत में ही अपना प्रभाव नहीं फैला पाए, क्योंकि कांग्रेस और नेहरू का वर्चस्व था उस समय भारतीय राजनीति में। लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में इन्होंने अपनी जो स्थिति को मजबूत जरूर किया। ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से एक तरह से फेल हुए, या एक तरह से देखा जाए कि इनका इतना योगदान नहीं रहा, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। फिर नीतियाँ और कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो वही सामाजिक आर्थिक नीतियाँ, जिसमें ये निजीकरण का विरोध करते हैं। ज़्यादातर जो है सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन के बजाय ये पब्लिक के ज़्यादा, जैसे लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, इन नव उदारवादी नीतियों का ये हमेशा से ही विरोध करते रहे। उसकी जगह ये जो है पब्लिक सेक्टर का बहुत अधिक विश्वास इनका रहा है। सरकार लोगों को रोजगार दे, सरकार जो है स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी नीतियों को लागू करे, प्रत्येक एक आम भारतीय की स्वास्थ्य शिक्षा का पूरा बीड़ा उठाए। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा करने के बजाय सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो आम गरीब जनता का पूरा जो है आर्थिक भार संभाले। कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, विदेश नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, भ्रष्टाचार को मिटाना, न्यायिक सुधार, महिलाओं के लिए सुरक्षा, SC ST के लिए सुरक्षा, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा, ये सारे जो है इनके मुख्य कार्यक्रम और नीतियों में रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह का देश बने जहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं या जो केंद्र सरकार है वो लोगों के भले के लिए काम करें। अब अगर हम बात करें आगे तो ये है भारतीय साम्यवादी दल, जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। ये देखिए मार्क्सवादी, लेकिन इसके आगे जुड़ा हुआ है CPI के ब्रैकेट में M जोड़ दीजिए, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, तो CPIM बनता है। इसे माकपा कहते हैं, जैसे भाकपा CPI को कहा जाता है, इसी तरह से इसको माकपा कहते हैं। मार्क्सवादी का मा लिया है इन्होंने। इसके संस्थापक जो थे EMS नमोद्री पाल, ज्योति बासु और हरिकृष्ण सिंह सुरजीत रहे हैं। स्थापना वर्ष जो है 7 नवंबर 1964 रहा है। जो CPI हमने अभी किया था, CPI से ही अलग होकर ये CPM बना लेते हैं।
और चुनाव चिन्ह जो है इसका दरांती है, देख सकते हैं आप, ये दरांती और ये हथौड़ा और यहाँ पर ये सितारा, ये इसका इनका चुनाव चिन्ह है। तो 1964 में ये जो है पार्टी अलग होती है सीपीआई से, कुछ विचारात्मक कारणों की वजह से। और अब अगर हम बात करें इसके थोड़ा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी कि सीपीआईएम देश की एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर इसका निर्माण हुआ था। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सीपीएम का निर्माण कब हुआ। इस समय केरल में पार्टी की सरकार है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में भी इसके विधायक हैं और इस एक समय पर बहुत अच्छी मजबूत स्थिति भी हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल में लगभग 37 वर्ष तक लगातार इस पार्टी ने रूल किया। अब फिलहाल काफ़ी समय से ममता बनर्जी वहाँ पर है, तो लगभग 2 दशकों के लिए पार्टी ने लगातार 3 दशक से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी शासन किया है। पार्टी का निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी इकाई को पॉलिट ब्यूरो कहते हैं। तो ये आप एमसीक्यू के लिए याद रखें कि इनका जो डिसीजन मेकिंग का या जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, तो पॉलिट ब्यूरो कहलाता है। सीताराम येचूरी जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसकी छात्र इकाई जो है एसएफआई है। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जेएनयू जाएं, केयू के जाएं, किसी भी आप हरियाणा की या किसी बाहर कहीं के भी जाएं, तो वहाँ पे छात्र संघ जो होंगे उसमें एसएफआई का नाम सुनते होंगे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इसी पार्टी से रिलेटेड है। और लोकसभा में पार्टी के सदस्यों की संख्या अगर बात की जाए 2014 के इलेक्शन की, 2019 के तो 9 इसके सदस्य हैं। तो ये जो है पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। अगर इसकी साम्यवादी नीतियाँ और कार्यक्रम की बात करें तो आर्थिक नीतियाँ जो है वही सीपीआई की तरह ही है। भ्रष्टाचार और घोटाले के खिलाफ खड़ी होती है। ये पार्टी सांप्रदायिकता का मुकाबला करती है, यानी कि वास्तव में धर्मनिरपेक्षता पर बल देती है। इसीलिए बीजेपी की काफ़ी एंटी मानी जाती है पार्टी, क्योंकि ये हिंदुत्व के बजाय ये कट्टर राष्ट्रवाद की बजाय ये जो है या फिर निजीकरण की बजाय ये चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया जाए, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए और सांप्रदायिकता को ख़त्म किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिक्रियावादी के तौर पर ये देखी जाती है पार्टी। महंगाई की रोकथाम को लेकर ये समय समय पर देशव्यापी हड़तालें और धरने करते हैं और माना जाता है कि सबसे ज़्यादा हड़तालें और धरने करने वाले महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये इस पार्टी का आंकड़ा बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है। भूमि सुधार की बात करती है, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की बातों वही जो 15-20 पॉइंट मैं बताती हूँ आर्थिक इनके पार्टियों की नीति और कार्यक्रम में, तो वही इसकी नीति और कार्यक्रम भी हैं। तो इस तरह से एक पार्टी जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्टी हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्टी की, तो दैट इज़ कांग्रेस के बाद सीपीआई सीपीएम भी हो गया हमारा, ये भी हमने कर लिया। हाँ जी, अब हमारी जो 5वीं इम्पोर्टेंट पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसे अगर शॉर्ट करके कहें तो बीएसपी भी कहा जाता है, हिंदी में बसपा भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कांसीराम ने की थी 14 अप्रैल 1984 को और इसका जो निशान है वो हाथी का निशान है और इस तरह का कलर, ब्लू कलर जो इस पार्टी का है। अगर सीपीआई सीपीएम की बात करें तो उनका लाल रंग है पार्टी का, पार्टी झंडे का। और बीजेपी की बात करें तो उनके पार्टी झंडे का रंग भगवा है। ये एक मैं जनरल चीज़ आपको इसके रिगार्डिंग मैंने बताई है। अब अगर हम बसपा की कुछ इम्पोर्टेंट बातों की अगर तरफ हम ध्यान दें तो इसका गठन मुख्यतः भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्गत सबसे नीचे माने जाने वाले बहुजन, जिसमें अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अल्पसंख्यक शामिल हैं, ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था, जिनकी संख्या भारत देश में लगभग 85% है। इस दल का दर्शन बाबा साहब आम्बेडकर के मानवतावादी दर्शन व बौद्ध दर्शन से प्रेरित है। वर्तमान या कहें कि पिछली 16वीं लोकसभा में बसपा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन 17वीं लोकसभा ने बसपा ने वापसी की और लगभग 10 सांसद इनकी पार्टी में हैं। बसपा का मुख्य जो आधार है उत्तर प्रदेश है और पार्टी ने इस प्रदेश में कई बार अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार भी बनाई है। मायावती कई वर्षों तक जो है पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं रही थी और जो यूपी है, यूपी में कई वर्षों तक वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी रही हैं।
तो यहाँ पर आप इनका ईयर ध्यान रखें। कौन अध्यक्ष है, पूछा जा सकता है कि मायावती किस पार्टी से संबंधित है, तो वो आपको ध्यान रखना है। नीतियाँ और कार्यक्रम की बात करें तो छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध करती हैं इस पार्टी की नीतियाँ। संवैधानिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की बात करती हैं, आरक्षण पर पुरजोर बल देती हैं। इनका शासन तंत्र से काफ़ी असंतोष रहा है। इनका मानना है कि शासन ने उनके उत्थान के लिए, निम्न जातियों के उत्थान के लिए बहुत अधिक काम नहीं किए हैं, पिछड़े वर्ग का शोषण बहुत अधिक किया है, तो ये हमेशा असंतुष्ट रहती है शासन सत्ता से। ये बहुजन समाज की एकता को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानती है। अधिक से अधिक चुनाव में भागीदारी निम्न जातियों का करना, ये इनका चुनावी लक्ष्य रहा है। शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के वर्गों के विकास के लिए ये पार्टी सदैव तत्पर रही है। लोकतंत्र में पूरी तरह से इनकी आस्था है। अवसरवादिता की नीति में विश्वास रखती है। इनका मानना है कि किसी भी पार्टी में, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी में अगर उनका प्रतिनिधित्व उन्हें अच्छा जो है कद मिलता है या अच्छा आधार मिलता है, तो वो उसी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि उनके जो SC ST अनुसूचित जातियों और जनजातियों, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का अधिक से अधिक सामाजिक आर्थिक विकास हो सकता है, तो ये उसी पार्टी को समर्थन देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो कोई वैचारिक जो है ऐसा नहीं है कि एक पार्टी और ये उसी की तरफ इंक्लाइंड रहेंगी, ऐसा नहीं देखा जाता है। ये जहाँ भी इनको अवसर लगता है कि अपनी जाति का अच्छे से प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, तो ये उसी तरफ इंक्लाइंड हो जाती हैं। अगर अब बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP भी कहा जाता है, इसके संस्थापक शरद पवार PA संगमा तारिक अनवर थे, जिन्होंने 10 जून 1999 को इस पार्टी की स्थापना की। चुनाव चिन्ह घड़ी है, MCQ में पूछा भी गया है कि क्या है इनका चुनाव चिन्ह, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है इस मराठी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष भी कहा जाता है इसे, मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र में अधिक व्यापक है और भारत की एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो शरद पवार हैं। शरद पवार PA संगमा तारिक अनवर ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी और ये कांग्रेस से अलग हुए थे, तीनों सदस्य और कुछ सदस्यों के साथ मिलकर। और क्यों हुए थे? क्योंकि सोनिया गांधी, जो कि विदेशी मूल, इनका मानना था कि विदेशी मूल की सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया है, तो इसका ये विरोध कर रहे थे, इसलिए इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनी और आगे जाकर ये एक छठी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी है। प्रधानमंत्री, अभी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी को के जो राफेल मुद्दे पर है, शरद पवार द्वारा नरेंद्र मोदी का जो है पक्ष लेना, लेकिन तारिक अनवर जो है इसी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे, वो इस मुद्दे में शरद पवार से असहमत थे, इसलिए वो पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और फिर से वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और जो इनके PA संगमा है, ये एक अलग पार्टी बना लेते हैं, जो कि हम आगे जाकर इसके बारे में बात करेंगे। 13वीं लोकसभा में अगर बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कुल 8 सीटों पर विजय हाथ लगी थी, जिसमें महाराष्ट्र से 6, मणिपुर से 1, मेघालय से 1 सीट मिली थी। 2014 की 16वीं लोकसभा की बात करें तो UPA के घटक दल के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें UPA यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो घटक दल है, जो गठबंधन है, उससे इन्होंने चुनाव लड़ा एक घटक दल के रूप में, जिसमें पार्टी को केवल 6 स्थानों पर ही विजय हासिल हुई। इस तरह ये दल एक राष्ट्रीय स्तर के दर्जे के पश्चात भी महाराष्ट्र राज्य से बाहर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है इतना अधिक। इससे भी अधिक निराशाजनक स्थिति अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, जब कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर अकेले दम पर ये विधानसभा चुनाव में मात्र 41 सीटों तक ही सीमित रह गई। तो इस तरह से इसके अतिरिक्त 2016-17 के विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी पार्टी अपना प्रभाव छोड़ने में इतनी अधिक सफल नहीं रही। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है कि ये जो पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेसवादी पार्टी, ये इसके अध्यक्ष जो शरद पवार हैं, तो आप इसको जरूर अच्छे से ध्यान में रखिए। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट 7वीं राष्ट्रीय जो पार्टी है वो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसकी अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं, संस्थापक भी ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण पार्टी है ये। स्थापना 1 जनवरी 1998 में हुई थी और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो जोरा घास का फूल है।
अगर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये पार्टी वेस्ट बंगाल में सक्रिय है, यानी पश्चिम बंगाल में एक भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इस दल का जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही अलग होकर हुआ था। इस दल की नेता ममता बनर्जी हैं। 2000 के आम चुनाव से पहले ये 19 सीटों के साथ लोकसभा में छठी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2019 के आम चुनाव के बाद वर्तमान में लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी, जिसने टोटल 22 सीटें जीती हुई हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पार्टी है, जो कि 2 सितंबर 2016 में इसे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला था। तो इस तरह से अगर 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में बात करें तो 42 लोकसभा सीटों में से 34 लोकसभा सीटें पर विजय प्राप्त की। इन्होंने 42 में अपने वो उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें 34 जीते थे। तो लोकसभा की चौथी सबसे बड़ी आम पार्टी के तौर पर ये उभर कर सामने आई। तो इस तरह से इसके जो मुख्य चुनावी मुद्दे रहे हैं वो है संयुक्त राष्ट्र में विश्वास करना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में विश्वास करना, संविधान में विश्वास करना, अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर बल देना, राष्ट्र में सभी स्थानीय भाषाओं पर बल देना, खासतौर पर बांग्ला भाषा के बहुत अधिक समर्थन की बात करते हैं। आर्थिक मामलों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, खुदरा क्षेत्र में FDI शुरू करना, प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता लेकर आना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, पंचायती राज को महत्वपूर्ण स्थान मिलना, मानवाधिकार उल्लंघनों से निपटना, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए महत्वपूर्ण मौके खोजना, ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। अभी 2020 में एक नई पार्टी 8वीं राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बनी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। संस्थापक जो है इसकी ममता बनर्जी है। 6 जनवरी 2013 को इसका जो है स्थापना हुई थी, लेकिन नेशनल पार्टी 20 में ही बनी है। चुनाव चिन्ह इसका है बुक। अगर इसके थोड़ा ऐतिहासिक पहलू की मैं बात करूँ इस पार्टी की, तो नेशनल पीपल्स पार्टी भारतीय एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से मेघालय राज्य में देखा गया है। पार्टी का गठन पीए संगमा ने किया था। आपको याद हो, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर, मैंने 3 लोगों के नाम लिए थे। उनमें से तारिक अनवर दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। राफेल मुद्दे को लेकर शरद पवार से असहमति को लेकर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो एक तीसरे सदस्य पीए संगमा भी बचे थे, तो वो 2012 में शरद पवार की पार्टी को छोड़ देते हैं। छोड़ क्या देते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है। तब जाकर अपनी नई पार्टी का 2015 में गठन करते हैं और भारतीय निर्वाचन आयोग 2013 में गठन करते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय राजनीति 2015 में ये बहुत अधिक हाईलाइट हो गई थी ये पार्टी, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2014 लोकसभा चुनाव में खर्च का हिसाब न दे पाने की वजह से इस दल की मान्यता को निलंबित कर दिया था। इस प्रकार से एनपीपी इस मामले में निलंबित होने वाली पहली पार्टी बनी। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2017 में एनपीपी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत हासिल की है इस पार्टी ने। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण 8वीं राजनीतिक पार्टी है, जो कि MCQ में आने के 99% चांसेस है कि 8वीं राजनीतिक पार्टी कितनी है या भारत में कितने दल हैं। गठबंधन की बात करें तो आपने कई बार सुना होगा कि ये NDA की सरकार है, ये UPA की सरकार है। तो NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, तो ये भाजपा के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है, जिसमें अन्य घटक दल हैं। NDA प्लस भाजपा में शामिल या समर्थित अन्य दल भी होते हैं। इसी तरह से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA। ये कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है, जिसकी सरकार 2004 से 2014 तक रूल करती है, जिसमें कहते तो ये कि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वास्तव में वो UPA की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल था और अन्य दल भी उसमें शामिल थे। तो ये मैं MCQ में ज़रूर पूछ सकती हूँ, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MCQ में पूछा गया था कि UPA का अर्थ क्या है, NDA का अर्थ क्या है, NDA का महत्वपूर्ण दल कौन सा है, UPA का महत्वपूर्ण दल कौन सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको भी अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट जो होगा हमारा भारतीय दलीय व्यवस्था के बारे में होगा, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो अभी तक के लिए आप इतना ही करें। थैंक यू।